अक्सर आपने मूवीज में टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जब किसी को कोई सदमा लगता है तो वो इस तरह से छाती को पकड़ता है, उसको चेस्ट पेन होता है और वो अपनी जेब में से एक टैबलेट निकालता है और जवान के नीचे रखता है, थोड़ी देर में उसका चेस्ट पेन रिलीफ हो जाता है। फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है हमारे पास जिसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब 200 से ऊपर उसका सिस्टोलिक बीपी है या 120 से ऊपर उसका डायस्टोलिक बीपी है। फॉर एग्जाम्पल 220/120, 240/120 या 250/140, इस तरह से पेशेंट का अगर बीपी आ रहा है तो इस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके सिर में खून की नसें या ब्लड वेसल्स फटने से उसको सीवियर हेमरेज हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, फिर उसकी डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों सिचुएशंस में हम जो ड्रग काम में लेने वाले, जो पेशेंट की लाइफ को बचाएगी, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम एनटीजी के नाम से भी जानते हैं। आज के टॉपिक में हम जानेंगे नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, ये क्या होता है, किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, कब इसका यूज नहीं करना चाहिए, इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप इमरजेंसी या आईसीयू सेटअप में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लाइफ सेविंग ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी बोलो या ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, G10 बोलो, बात एक ही है। ये एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है जो कि फास्ट एक्टिंग एंटी एंजाइनल ड्रग है और ये एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, आर्टरीज को भी और वेन को भी। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये वेन्स को ज्यादा डायलेट करती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। अब ये ब्लड वेसल्स को कैसे डायलेट करती है वो देखते हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स हो, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है या चौड़ी हो जाती है। अब ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से या चौड़ा होने से क्या फायदा होने वाला वो देखते हैं। अब बात करते हैं एनटीजी या जीटीएन बॉडी में जाने के बाद में काम कैसे करेगा। तो जैसे ये बॉडी में एंटर होगा तो ये जाएगा ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स में। अब वहां पे ये एनटीजी से एनओ में टूटेगा, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन से नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एंजाइम ALDH2। ALDH2 नाइट्रोग्लिसरीन को नाइट्रिक ऑक्साइड में तोड़ेगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया हमारे पास साहब। नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा क्या, ये सीजीएमपी को बढ़ाएगा। सीजीएमपी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगी, ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स रिलैक्स होने से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, वेसोडाइलेशन हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, ये आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स को ज्यादा डायलेट करता है। मैंने यहाँ पे जिस तरह से शो किया हुआ है, आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स को ज्यादा डायलेट करता है। अब बात करते हैं एनटीजी के यूजेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ACS, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में ST इलेवेशन MI हो चाहे नॉन ST इलेवेशन MI हो, चाहे एंजाइना पेक्टोरिस हो, जिसको हम स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, या फिर अनस्टेबल एंजाइना, जिसको शॉर्ट में हम USA बोलते हैं। इन कंडीशंस में क्या करेगा, ये जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज है उनको डायलेट करके वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और इश्चीमिया की वजह से जो वहां पे पेन हो रहा था, पेशेंट को चेस्ट पेन डेवलप हो रहा था, उसको ये कम करेगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मोर देन 200 उसका सिस्टोलिक बीपी जा रहा है, या फिर डायस्टोलिक बीपी उसका 120 से ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम एनटीजी का यूज करेंगे पेशेंट का बीपी कम करने के लिए। या फिर पेरी ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, कोई सर्जरी करने वाले हैं तो उस सर्जरी से पहले अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है या फिर सर्जरी के बाद में बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए एनटीजी का यूज करेंगे। अगली बात, एक्यूट हार्ट फेलियर या एक्यूट पल्मोनरी इडिमा। यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये प्रीलोड को कम करके हार्ट के ऊपर पड़ने वाला जो प्रेशर है उसको कम करेगा, या फिर ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। वो कैसे, वो देखते हैं हम। अब बात करते हैं कि वेन्स को ज्यादा डायलेट करता है आर्टरीज के कंपैरिजन में, तो इससे क्या होगा, इससे होगा प्रीलोड कम, प्रीलोड कम हो जाएगा। अब ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये हमारा वीनस सर्कुलेशन है सारा, ये वेन्स को ज्यादा डायलेट करेगा, तो बॉडी से जो वेन्स से ब्लड आने वाला है ऊपर से और नीचे से, वेन्स के डायलेट होने की वजह से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में ब्लड कम आएगा। सुपीरियर वेना केवा में ब्लड कम आएगा, इंफीरियर वेना केवा में भी कम ब्लड आएगा। तो राइट एट्रियम में कम ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में भी कम, लंग्स में भी कम, फाइनली लेफ्ट साइड के एट्रियम में और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में भी कम ब्लड आएगा। तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इससे क्या फायदा होने वाला है वो देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा। अब ब्लड यहां पे कम आ रहा है, मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके ऊपर जो वर्कलोड है
वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर लोड कम होगा तो वहां पे अपने आप ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है या ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसको कम काम करना पड़ रहा है। लेफ्ट वेंटिकल को कम काम करना पड़ रहा है, प्रीलोड कम हो गया है, वीनस रिटर्न कम हो गया है, तो लेफ्ट वेंटिकल को कम काम करना पड़ रहा है, तो इसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी डोज और रूट के बारे में। तो अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास में सीवियर चेस्ट पेन करके, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस है या फिर एक्यूट एमआई है, तो हम पेशेंट को तुरंत जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट रखेंगे 0.3 mg से लेकर 0.6 mg तक। हम 0.3 के रखें या 0.4 की या 0.6 की टेबलेट उसकी जीभ के नीचे रखेंगे तो तुरंत ये एब्जॉर्ब होगी और विद इन मिनट्स इसका इफेक्ट आएगा और पेशेंट का जो चेस्ट पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। अब ये कैसे? ये ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होती है। हाईली लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से हमारी जुबान के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वहां से तुरंत एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आती है और अपना काम करती है। तो 1 से 3 मिनट के अंदर दर्द में रिलीफ हो जाएगा। अगर दर्द में रिलीफ नहीं होता है तो हम 5 मिनट के बाद में इसकी सेकंड डोज लेंगे सबलिंगुअल। फिर भी दर्द में आराम नहीं पड़ता है तो हम फिर 5 मिनट के बाद में इसकी थर्ड डोज लेंगे। 3 डोज लेने के बाद भी पेशेंट को अगर दर्द में आराम नहीं है तो हम अब रिपीट नहीं करेंगे। सबलिंगुअल यूज के लिए इसकी टैबलेट और स्प्रे अवेलेबल है। टैबलेट को तो हम जुबान के नीचे रख लेते हैं, जो हमने बात कर ली। स्प्रे जो होता है वो भी हम सबलिंगुअल यूज करते हैं। वो कैसे? पेशेंट को बोलते हैं मुंह खोलने के लिए और जबान ऊपर करने के लिए, और जबान ऊपर करके उसके मुंह के अंदर एक स्प्रे करते हैं। एक बार स्प्रे करेंगे तो लगभग 0.4 mg डोज उसकी बॉडी के अंदर जाएगी। वहां से वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी और पेशेंट को पेन में रिलीफ हो जाएगा। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की सिचुएशन में है या फिर एमआई की कंडीशन में है, जब बीपी स्टेबल हो, तो यहां पे हम पेशेंट को इंजेक्शन से आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में देंगे। वो कैसे? एंटीजी का जो इंजेक्शन होता है वो 5 mg पर ml होता है, मतलब 1 ml में 5 mg, तो 5 ml में 25 mg। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5-5 ml के 2 एम्पूल लेंगे, मतलब 10 ml हो गया, टोटल 50 mg। उसको 40 ml नॉर्मल सैलाइन के अंदर मिलाएंगे और 50 ml सॉल्यूशन बना लेंगे। अब 50 ml सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो इसकी मिनिमम डोज होती है 5 mcg पर मिनट से लेकर मैक्सिमम डोज है 200 mcg पर मिनट। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आईसीयू में तो हम जो ड्रग को चलाते हैं इन्फ्यूजन के अंदर वो हम पर आवर के हिसाब से सेट करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम जो निकालेंगे तो मिनिमम डोज जो होगी इसकी वो 0.3 ml पर आवर आएगी, जो मिनिमम डोज स्टार्टिंग डोज है। जैसा कि हम देखते हैं अक्सर, अगर पेशेंट को एमआई की वजह से कंटिन्यूस चेस्ट पेन बना हुआ है तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है पेशेंट को लो डोज पे एंटीजी स्टार्ट कर दो 0.3 ml पर आवर के हिसाब से। तो 0.3 ml पर आवर के हिसाब से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मिनिमम डोज इसकी है 5 mcg पर मिनट। और ये जो 0.3 ml पर आवर के हिसाब से हम मिनिमम डोज पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये है 2 एम्पुल के लिए। अगर हम 1 एम्पुल का बनाएंगे तो ये 0.3 की जगह पे, अगर सिंगल एम्पुल का बनाया तो 0.3 की जगह पे 0.6 ml पर हार हमें डोज करनी पड़ेगी इसकी। और एक बात, इसको कभी भी आईवी बोलस नहीं देना है। आईवी बोलस कभी नहीं देना है, पेशेंट को आईवी बोलस कभी नहीं देना है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, मतलब कब इसको नहीं देना है पेशेंट को। तो अगर पेशेंट का जो सिस्टोलिक बीपी है वो 90 mm ऑफ Hg से कम है, जो सिस्टोलिक बीपी है वो 90 से कम आ रहा है, या फिर इंफीरियर वॉल एमआई के केस में जब पहले से ही बीपी कम हो, ऑलरेडी पहले से ही बीपी कम है। इंफीरियर वॉल एमआई में होता क्या है, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डैमेज होता है। राइट वेंट्रिकल डैमेज होगा तो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड इतना जा नहीं पाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, तो ऑलरेडी बीपी पहले से ही कम है। तो इंफीरियर वॉल एमआई के केस में हमें पहले से अगर बीपी कम है तो यहां पे हमें एंटीजी का यूज नहीं करना है। अब बात करें सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टा जो है हमारी, अगर वो पहले से सिकुड़ी हुई है तो उस कंडीशन में भी हम एंटीजी का यूज नहीं करेंगे। अगली बात, सिल्डेनाफिल या टैडलाफिल का अगर यूज किया है पेशेंट ने 24 से 48 घंटे के भीतर तो इसका यूज नहीं करेंगे। अब यहां पे होगा क्या, सिल्डेनाफिल या टैडलाफिल ये क्या करती है, ये भी वेजोडाइलेटर है। ये क्या करते हैं, जो हमने सीजीएमपी की बात की थी, सीजीएमपी जो कि ब्लड वेसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहा था,
ये इस सीजीएमपी को टूटने से रोकती है, इसको टूटने से रोकती है, तो सीजीएमपी बना हुआ रहेगा, ये बना हुआ रहेगा तो ब्लड वेसल्स डायलेट रहेंगी, तो पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, पेशेंट का बीपी एकदम से गिरेगा, पेशेंट का बीपी बहुत ही कम हो जाएगा, और बहुत कम होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की मौत हो सकती है। तो इन कंडीशंस में हम पेशेंट को एनटीजी कभी नहीं देंगे। और जब भी हम आईसीयू सेटअप में एनटीजी के इन्फ्यूजन को चला रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग ऐसी चला रहे हैं जिससे बीपी कम या ज्यादा होता है, तो यहां पे बीपी का मॉनिटरिंग करना मैंडेटरी होता है, मस्ट होता है। अगर हम बीपी का मॉनिटरिंग नहीं करेंगे प्रॉपरली तो हो सकता है पेशेंट का बीपी सडनली फॉल हो जाए, या फिर अगर बीपी बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं तो पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो बीपी का मॉनिटरिंग मस्ट है, मैंडेटरी, करना ही करना है। अब हम बात करते हैं एनटीजी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है इसका हेडेक, और इसकी वजह क्या है? बीपी का कम होना। यहां पे जो हेडेक होगा वो पल्सेटाइल हेडेक होगा, मतलब पेशेंट को ऐसा फील होगा कि इस तरह से पल्स जो चलती है ऐसे धक 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 धक, इस तरह से पेशेंट को हेडेक होगा, जो कि बीपी कम होने की वजह से हो रहा है। अगला हाइपोटेंशन। अगर बीपी मॉनिटरिंग नहीं किया तो क्या होगा? हाइपोटेंशन, बीपी बहुत कम हो जाएगा, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। हाइपोटेंशन अगर हो गया, बीपी कम हो गया, तो क्या होगा पेशेंट को? पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है। अगली बात करें डिजीनेस, ये भी बीपी कम होने की वजह से होगा। बीपी कम होने की वजह से पेशेंट को जिससे चक्कर आते हैं वैसा सा फील होगा। अगली बात करें फ्लशिंग, ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से चेहरे पे रेडनेस दिखेगी। फ्लशिंग मतलब रेडनेस डेवलप होना, जो कि फेस पे क्लियरली विजिबल होगी, इसके अलावा नेक पे, चेस्ट पे हो सकती है। अगला रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अब इसका क्या मतलब होता है साहब? हमने एनटीजी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि एनटीजी ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल करता है, और जब ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा तो बॉडी इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट अपने आप बढ़ा देगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। बीपी कम होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो हमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसी तरह के लॉन्ग एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेड नेक्स्ट बाय डॉक्टर टू।